हेलो गाइस, तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मैं बता दूं कि आज का क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं बता दूं कि इसके पहले भी दो क्लास बायोलॉजी के चल चुके हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस क्लास को देख के आइए, क्योंकि देखिए मेरा टारगेट ये है कि जितने भी ऑब्जेक्टिव मैं आप लोग को पढ़ाऊं ना तो एग्जाम से रिलेटेड हो, और वो एग्जाम में आप बैठे तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो जो आपके एग्जाम में नहीं आए। तो इसलिए आप लोग पूरे वीडियो को वॉच करते हुए चलते हैं और जितने भी वीडियो डाले जा रहे हैं उसको वॉच करते हुए चलते हैं, तो चाहे वो थ्योरी हो या ऑब्जेक्टिव हो एक भी छूटने वाला नहीं है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इस बार जो है 450 प्लस ला रहे हैं और मुझे यकीन है कि आप लाएंगे ही लाएंगे। तो इसके लिए आएगा कैसे? आप लोग को प्रॉपर वीडियो को वॉच करते हुए चलना है। अगर प्रॉपर वीडियो को वॉच करते हुए चलते हैं तो निश्चित आप बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। चलिए तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और एक एक क्वेश्चन समझाते हुए चलता हूं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि लीडिंग कोशिकाओं द्वारा स्रावित हार्मोन निम्न में से कौन सा है। जो लीडिंग कोशिका जो होती है उसके द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? पहला ऑप्शन दे रखा है पुंजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, तीसरा है एस्ट्रोजन और चौथा है सभी। तो मैं बता दूं कि लीडिंग कोशिका के द्वारा जो स्रावित होने वाला हार्मोन है जिसको हम लोग पुंजन भी बोलते हैं, एंड्रोजन भी बोलते हैं, याद रखिएगा इसी का नाम क्या है, एंड्रोजन भी। अगर पुंजन न देके एंड्रोजन दे दे तो आप लोगों को एंड्रोजन ही लगा देना है, उसी का नाम है। इसको पुंजन बोलिए या एंड्रोजन बोलिए। तो एंड्रोजन का स्राव किसके द्वारा होता है? लीडिंग कोशिका के द्वारा होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो कार्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा? कार्पस ल्यूटियम के द्वारा। ये भी याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि प्रोजेस्टेरोन किसके द्वारा स्रावित होता है तो आपको याद रखना है कार्पस ल्यूटियम के द्वारा, जिसको हम लोग पीत पिंडक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पीत पिंडक के नाम से भी जानते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए जो भी मैं बता रहा हूं एक भी फालतू का नहीं है और ये सब के सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगर प्रॉपर आप पढ़ते हुए चलते हैं तो निश्चित आप बहुत बेहतरीन करेंगे, इस बात को जरूर याद रखिएगा। अगला देखिए क्या है, शुक्राणुओं के मध्य में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है कि राइबोसोम पाया जाता है कि एक्रोसोम पाया जाता है कि सभी पाया जाता है? तो मैं बता दूं कि शुक्राणु के मध्य में माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है जो कि 10 से 14 रहता है। ये कितना रहता है? 10 से 14 रहता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ये क्या करता है? ऊर्जा देता है। किसको? शुक्राणु को, ताकि ये क्या कर पाए? शुक्राणु गति कर पाए। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि शुक्राणु के मध्य में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसकी संख्या 10 से 14 होती है। और ये शुक्राणु को क्या देता है? ऊर्जा देता है, जिसके कारण शुक्राणु क्या कर पाए? गति कर पाए। इस बात को याद रखिएगा। तो याद हो गया कि शुक्राणु के मध्य में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और क्या काम है ये भी मैं बता दिया। एक बात और सुनिए, एक्रोसोम किसे कहते हैं? तो शुक्राणु जो होता है ना, शुक्राणु का जो अंतिम हिस्सा होता है, जो पहला हिस्सा होता है, अंतिम नहीं, जो शुरुआती अवस्था होता है जिसको हम लोग मुख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख बोलते हैं। तो मुख में एक्रोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक्रोसोम पाया जाता है। एक्रोसोम का भी कार्य मैं बता दूं, एक्रोसोम में रासायनिक पदार्थ कुछ मिलते हैं जो कि अंडाणु के भित्ति को तोड़ने में क्या करता है? मदद करता है, जिसके कारण शुक्राणु अंडाणु के अंदर क्या कर जाए? प्रवेश कर जाए। ये भी याद रखिएगा। अगला देखिए क्या है, वृषण की लंबाई कितनी होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर, 6 से 7 और सभी। तो मैं बता दूं कि वृषण की लंबाई होती है 4 से 5 सेंटीमीटर। लेकिन वही अगर आपसे चौड़ाई पूछेगा तो चौड़ाई याद रखना है 2 से 3 सेंटीमीटर। तो वृषण की लंबाई कितनी होती है? 4 से 5 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। एक बात और याद रखिए कि वृषण में क्या होता है? स्पर्म का निर्माण होता है जिसका नाम है शुक्राणु। तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो ये वृषण में होता है। इस बात को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला देखिए क्या है, हार्मोन मोचक आईयूडी निम्न में से कौन सा है? तो मैं बता दूं कि हार्मोन मोचक आईयूडी पहले क्या होता है इस बात को समझिए। देखिए गर्भ निरोधक होता है। अगर कोई महिला चाहती हैं, कोई कपल साथ में रह रहे हैं, अगर चाहती हैं कि 2 या 3 साल तक हमें कोई बच्चा नहीं चाहिए, तो क्या करती हैं? एक्सपर्ट डॉक्टर या नर्स के द्वारा आईयूडी का उपयोग करवा लेती हैं, जिसमें 2-3 साल तक आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं अगर इसका उपयोग करती हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो हार्मोन मोचक आईयूडी कौन होता है? LNG-20
प्रोस्टाट और सभी इनमें से कोई नहीं। तो इस बात को ध्यान रखना है कि हार्मोन मोचक आईयूडी LNG-20 भी है, प्रोस्टाट भी है। तो इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो दोनों होने वाला है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये क्वेश्चन 2024 में बिहार बोर्ड में क्या किया गया था, पूछा गया क्वेश्चन था, इस बात को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, तांबा मोचक आईयूडी। आईयूडी का मतलब तो आप समझ ही गए हो। ये आईयूडी क्या करता है, आईयूडी जैसे लग जाएगा ना तो शुक्राणु के गति को कम कर देगा। शुक्राणु के गति को क्या कर देगा, इसकी गति कम कर देगा। और इसके साथ साथ याद रखिएगा एक और बात कि यह भक्षण कर जाता है। क्या कर जाता है, भक्षण समझते हैं, या उसको खा जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो इसका मैं बता दूं कि तांबा मोचक आईयूडी कौन कौन होता है, तो कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीवोड मतलब इस सभी होता है, इस बात को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा औषधि रहित आईयूडी है, कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीवोड 375 और लिपेस लूप। तो मैं बता दूं कि औषधि रहित जो होता है वो कौन होता है, लिपेस लूप होता है। और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में। और देखिए आप लोग के लिए इतना मेहनत हम लोग कर रहे हैं ताकि आप एग्जाम में बहुत बेहतरीन करें। और आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से हम लोग को बहुत मदद मिलती है, तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक विधि नहीं है। मतलब प्राकृतिक विधि समझते हैं, प्राकृतिक विधि किसके लिए, गर्भ निरोधक के लिए, जिसमें गर्भ धारण न हो, गर्भ निरोधक के लिए। तो मैं बता दूं कि इसके लिए आवधिक संयमन भी है, स्तनपान अनर्थ भी है और आवर्त आंतरिक मैथुन भी है, और ये वाला नहीं है। एक बात सबकी परिभाषा में बता देता हूं, आवधिक संयमन क्या होता है। तो देखिए आवधिक संयमन क्या होता है, देखिए कोई भी महिला होती है जिसका मासिक चक्र आता है ना, तो मासिक चक्र जिस दिन आता है उसके ठीक 10वां दिन और 10वां दिन से 17वां दिन के बीच आप अगर उसके साथ क्या संपर्क बनाते हैं, मैथुन बनाते हैं, तो महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। तो आपको 10 दिन से लेकर 17 दिन तक, जिस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल आया उसके ठीक 10वां दिन से 17वां दिन तक आप उसके साथ संबंध नहीं बनाइए। इसी को अगर रोक दे, बचाव कर लेते हैं तो महिला प्रेग्नेंट नहीं होंगी। उसी को हम लोग बोलते हैं आवधिक संयमन। दूसरा देखिए क्या, स्तनपान अनवरत। जब कोई महिला जो होती हैं वो प्रसव करती हैं, प्रसव माने बच्चे को जन्म देती हैं, तो प्रसव के बाद 4 से 6 महीने तक उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है। तो जब तक स्तनपान बच्चे को कराती हैं, कब तक, जब तक बच्चे को स्तनपान कराती हैं तो उसमें आवर्त चक्र नहीं आता है, और उस समय आप मैथुन बनाते हैं तो प्रेग्नेंट होने की संभावना कितना रहता है, 0। उसी को हम लोग स्तनपान अनवरत कहते हैं। और तीसरा है आंतरिक मैथुन। तो आंतरिक मैथुन क्या होता है कि जब कोई पुरुष साथी स्त्री के साथ संपर्क बना रहा है और जैसे वीर्य गिरने पाए तो अपना लिंग उसके योनि से बाहर निकाल लेता है, उसके योनि में नहीं गिराता, उसी को हम लोग आंतरिक मैथुन कहते हैं। तो इसका राइट जवाब क्या होने वाला है, आईयूडी, जो कि प्राकृतिक विधि में नहीं आता है। ये तीनों प्राकृतिक विधि हैं, इस बात को याद रखिएगा। और परिभाषा में बता रहा हूँ ना, तो ये परिभाषा भी याद रखेंगे तो आपको फायदा करेगा, क्योंकि परिभाषा से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा। अगला देखिए क्या है, नर और मादा की वैवाहिक आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष या 23 वर्ष। नर का 21 वर्ष, ये गलत है। देखिए ये राइट जवाब देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये बी वाला राइट जवाब है कि नर का कितना रहना चाहिए, 21 वर्ष और मादा का 18 वर्ष। तब जाके आप उसका शादी कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं। अगला देखिए क्या है कि सन 1900 ईस्वी में 20 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी। पूरे विश्व की जनसंख्या 1900 ईस्वी में पूछ रहा है। 2 अरब थी कि 6 अरब थी कि 1 अरब थी कि सभी थी। तो मैं बता दूं कि पूरे विश्व की जनसंख्या 1900 ईस्वी में मात्र कितना थी, 2 अरब थी। और इस बात को याद रखिएगा, वही बढ़कर 2000 ईस्वी में कितना हो गया, 6 अरब हो गया। इस बात को पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूँ। और देखिए 1 अरब 2000 ईस्वी में भारत की जनसंख्या हो गया था। 2000 ईस्वी में भारत की जनसंख्या कितने हो गया था, ये मैं भारत की बातें कर रहा हूँ कि भारत की जनसंख्या कितने हो गया था, 1 अरब। और 2000 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या 6 अरब और 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या कितना था, तो 2 अरब था। इस बात को याद रख लेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन, ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 2000 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, और इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इसका राइट जवाब क्या होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ था 2024 में पेपर में, आप जाके देख सकते हो कि 2001 के जनगणना के अनुसार वृद्धि दर लगभग कितना थी, 2%, 1.7,
3 और सभी। तो मैं लगभग पूछ रहा है तो लगभग आप 2% लगा सकते हो। कितना? 2%। इस बात को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। सहेली गर्भ निरोधक गोली की खोज भारत में कहाँ से हुआ था? लखनऊ, उड़ीसा, बिहार और एमपी। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला है लखनऊ से। कहाँ से? लखनऊ से। और मैं बता दूं लखनऊ में कहाँ से, कौन कंपनी? तो CDRI, नोट डाउन कर लीजिएगा, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा सहेली गोली की खोज हुआ था। और सहेली गोली जो है वो साप्ताहिक गोली है। साप्ताहिक समझते हैं? मतलब सप्ताह में एक बार खाई जाती है। और ये गर्भ निरोधक गोली है जो कि अगर सप्ताह में, जिस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है या सप्ताह में एक दिन गोली इसको खाते रहते हैं तो कोई भी महिला प्रेग्नेंट नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला देखिए क्या है। गर्भ निरोधक गोली निम्न से कहाँ किया था? तो ये किया था CDRI, मतलब सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ने लखनऊ में इसकी खोज हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत में परिवार नियोजन की शुरुआत कब हुआ था? 1951 में, 2000 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में। देखिए तो इसका राइट जवाब जो होने वाला है 1951 होने वाला है। 1951 ईस्वी में भारत में परिवार नियोजन लागू किया गया था। इस बात को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। रबड़ से बनी हुई गर्भ निरोधक निम्न में से कौन सी है? कौन है? वाल्ट है, डायफ्राम है, ग्रीवा ग्रीवा है और सभी है। तो इसका राइट जवाब सभी होगा। इस बात को याद रखिएगा। अगला देखिए क्या है। निषेचन की अवधि कितने दिन तक मानी जाती है? 10 से 15 दिन, 10 से 17 दिन। यही मैं आप लोग को बताया था। आवर्त आवधिक सम्मेलन में अभी बताया था कि आवर्त चक्र जिस दिन आता है उसके 10वां दिन से 17वां दिन मैथुन नहीं करना है। वही उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? निषेचन अवधि के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए क्या है। स्तनपान अनवरत की अवधि कितने माह तक कारीगर मानी जाती है? तो मैंने अभी बताया था कि स्तनपान जब तक माता जो होती हैं प्रसव के बाद बच्चे को दूध पिलाती हैं तो 4 से 6 महीना तक कारीगर होता है। उस समय आवर्त चक्र नहीं आता है तो उस समय गर्भधारण की संभावना कितनी होती है? 0% होती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गर्भ निरोधक उपाय है जो पतली रबर और लेटेक्स से बना होता है? वाल्ट होता है, डायफ्राम होता है, गर्भाशय गिरा होता है, कंडोम होता है। तो इसका राइट जवाब जो होता है, इसका राइट जवाब क्या होगा? कंडोम। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या है। निम्न में से कौन सा साप्ताहिक गर्भ निरोधक गोली है? मालाडी, मालाई, सहेली और सभी। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब होने वाला है सहेली, जो कि एस्टेरॉयडल भी होती। इस बात को याद रखेंगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रहने देंगे। पढ़ते रहिए। अगर देखिए वीडियो को अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। जितना हो सके आप लोग सब्सक्राइब भी कराइए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।